गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में हम जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस हमें क्यों पड़ी, हम कैसे पढ़ते हैं और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जैसे आपने पढ़े होंगे कि एक पटरी है, मतलब एक वेज है, वेज में से एक बॉक्स फिसल रहा है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में से आज हम देखेंगे डेफिनेशन होती क्या है। द एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द मास इन अ सिस्टम वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मास। अब देखिए, आप जानते हो कि कोई भी आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, आप उसको स्टेबल करना चाह रहे हो। जैसे एक पन्ना लिया आपने, पेज लिया, ठीक है, पेज को आप ऐसे पकड़ना चाह रहे हो, आप साइड में से पकड़ोगे गिरेगा वो, ठीक है, बट उसको सेंटर में से पकड़ोगे यहाँ से, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे। अगर आपने उसको यहाँ से पकड़ लिया ना तो वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी सर्किल की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हो। जैसे ये पेन है, पेन को अगर आप, पेन नहीं, हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि ये बॉक्स है, ये टिफिन आपको दिख रहा है, ये कैप, ठीक है। अगर मैंने इसको इधर से पकड़ा, जैसे अगर मैंने इसको साइड से पकड़ा एक अंगुली से, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, ये उठ नहीं पा रहा। बट जब मैंने इसको बीच में से, सेंटर में से पकड़ा, तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो पा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि एवरेज पोजीशन होती है सारे पार्टिकल्स की उस मास के सिस्टम पर, जो कि उस, ठीक है। जैसे हम एक रोड ले सकते हैं, और ऐसे रिंग, डिस्क, रॉड, मैनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स वी हैव। अब हम पढ़ेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चंस को थोड़ा इजी करने के लिए। अब जैसे देखो, नॉर्मल सी बात है, अभी सर्किल है, आपको सर्कल दिख पा रहा है, ठीक है, रिंग दिख पा रही है। तो अगर आप इसके पार्टिकल्स, इसके अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अगर आप उन सब की वेलोसिटी, एस्केलेशन, सब कुछ फाइंड करना चाहोगे तो क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक ही पार्टिकल में। तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास हमें डिस्कवर किया गया, ताकि हम इसके कंसनट्रेट मास के ऊपर फोकस करें, और उससे हम उसकी, उसी की, सिर्फ उसी की वेलोसिटी, उसी की ही एस्केलेशन, उसी का ही सेंटर ऑफ मास सब कुछ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास का, उसी का फोर्स वगैरह हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, अब हम पढ़ेंगे। अब हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि ऐसा होता क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पे बैठे हो, लेट सपोज एक बंदर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे अगर बंदर बैठा है, तो अब उसको क्या दिख रहा है, पूरी अगर ये गोल गोल चल रहा है, तो उसको तो ये लगेगा ना कि वो तो स्टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसको तो ये लगेगा ना कि वो रेस्ट पे है, और इसका जो स्ट्रेट पाथ है वो कहाँ पे है, वो भी रेस्ट पे है। पर उसके जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा भी है मैंने, इफ़ वी फोकस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास देन इट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन और पाथ, एंड ऑल अदर पार्टिकल्स रोटेट इन सर्कुलर मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब हम जनरली रिजिड बॉडी लेते हैं, तो रिजिड बॉडी ली क्यों जाती है। रिजिड बॉडी, इसमें रिजिड बॉडी का सीन होता क्या है, जैसे कि दो पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज ये और इसके एक बगल वाला, ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं एकदम आसपास वाले, ठीक है। अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो क्या ये डिस्टेंस चेंज होएगी। अगर ये गोल गोल घूम रहा है, गोल है ना, घूम रहा है, तो क्या इसकी डिस्टेंस चेंज होएगी, नहीं होगी, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, डिस्टेंस चेंज कहाँ पे नहीं हो सकती, आपको पता है, क्या तो वो रेस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है, तभी नहीं घूम सकती ना, या फिर वो किसी सेंटर पे होगा, किसी के भी सेंटर पे होगा, तब वो नहीं घूम सकती। इस वजह से हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, अगर वो सेंटर पे है, इट मीन्स वो एज ए सर्किल है, ओके। लाइक इन रिजिड बॉडी डिस्टेंस नेवर चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज़ पॉसिबल ओनली when पार्टिकल्स एट रेस्ट या फिर सेंटर, सो डेट्स वाई वी फोकस ऑन रिजिड बॉडी लुक लाइक अ सर्कल। हम ऐसी रिजिड बॉडी पे फोकस करते हैं जो एक सर्किल की तरह हमें दिखता है। लाइक इनडायरेक्टली वी कैन सी डैट ट्रांसलेशन मूवमेंट और मोशन और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन को क्या करता है, ईजी करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
वही चीज़ ये साइंटिफिक वर्ड्स में लिख दी गई है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। रोटेशनल मीन्स कंटिन्यू मूव कर रहा है एंड ट्रांसलेशन मीन्स कम्प्लीटली वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे टिचुक 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 वो वहाँ पे जा रहा है घूमता घूमता। तो उस वाली सिचुएशन में होता क्या, वो सेंटर ऑफ मास वाले इक्वेशंस को इजी कर देता है। अब जैसे कि एक कर्व है हमारा, ये कुछ भी है, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा वेलोसिटी से घूम रहा है और ए एस्केलेशन से चल रहा है, तो हमारा एफ नेट क्या होगा, मास इंटू एस्केलेशन। अब हम बात करें एस्केलेशन, एस्केलेशन के सेंटर ऑफ मास का होगा या अलग अलग होगा। अब जानते हो हर पार्टिकल का, ईच पार्टिकल हैव डिफरेंट एस्केलेशन। ये बात आप जानते हैं कि हर पार्टिकल का एस्केलेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ यहाँ पे एस्केलेशन किसका लिया जाएगा, आप बताओ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। बट अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था कि हम कंप्लीट पार्टिकल्स नहीं कंसिडर कर रहे होते हैं, हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के ऊपर स्टडी करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो यहाँ पे जो एस्केलेशन होगा वो किसका लेना पड़ेगा, हमें सेंटर ऑफ मास का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। अगर हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का आप फॉर्मूला जानते हो, p इक्वल्स टू एम वी। ये बताइए, मास तो कांस्टेंट है, चलो ठीक है, बट और द एस्केलेशन, एस्केलेशन के सेंटर ऑफ मास का लिया जाएगा या हर एक पार्टिकल का। तो जैसा कि हमने फोर्स नेट में भी क्या किया था, सेंटर ऑफ मास का लिया था, तो वैसा ही इसमें सेंटर ऑफ मास का हम ले लेंगे, ठीक है। लेट सपोज एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे एक मास है m2, ठीक है, यहाँ से वो फेंका जा रहा है, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर किया जा रहा है। इससे पहले आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया होगा। तो यहाँ से फेंका जा रहा है, ओके, होता क्या है, ये सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल फेंका यहाँ से, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, यहाँ पे था, उसको यूँ फेंका गया है, ठीक है। अब हम बात करें किसका, अब हमें ये देखना है कि ये एक सेंटर ऑफ मास कैसा है और वाई सेंटर ऑफ मास कैसा है। तो कुछ फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी, वेयर यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, वेयर यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसको फेंक रहे हो, ठीक है, तो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, m1 यहाँ पे होगा और m2 यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर हम इसके थीटा एंगल की बात करें तो देखो ये कितना होगा, ये होगा, ये हमारा u इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी, और वहीं ये क्या होगा हमारा y इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। अब लेट सपोज अगर वो एंगल थीटा एंगल से जा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये, ठीक है, ओमेगा 1 अल्फ़ा की स्पीड से जा रहा है वो v वेलोसिटी से और एस्केलेशन a, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ओके। नाउ इन मैथमेटिकल फॉर्म हम सेंटर ऑफ मास को लिख कैसे सकते हैं, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से m1 मास यहाँ पे है r1 पोजीशन पे एंड m2 मास यहाँ पे है r2 पोजीशन पे, ओके। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस एंड सो ऑन ओवर m1 प्लस m2, ओके।
वही अगर हम एक्स एक्सेस की बात करें तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हम y सेंटर ऑफ मास की बात करें तो क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सो ऑन ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही हम z सेंटर ऑफ मास की बात कर सकते हैं, m1 z1 प्लस, ऐसे मतलब चलता रहेगा। एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इसके। ठीक है, बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है बट अच्छा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अभी तक हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखा है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने इसकी ओरिजिन चेंज की तो हमारे फॉर्मूले कैसे चेंज हो सकते हैं। अब देखिए, ऑन चेंजिंग origin, r center of mass, x center of mass, y center of mass एंड z center of mass क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपकी इस रेस्पेक्ट में पोजीशन ली जा रही है सारी जितने भी हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में ली जा रही है। ठीक है, जो भी है, बट आपने यही चीज़ चेंज कर दिया, इट मीन्स लेट सपोज ये चीज़ आपने यहाँ लगा दी। ठीक है, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन डिफरेंट होंगी ना। तो इस हिसाब से ये लाइन क्या है हमारी, ठीक है, ऑन चेंजिंग ओरिजिन को चेंज करने से सेंटर ऑफ मास जो भी है हमारा, जिसके भी रेस्पेक्ट में है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट अगर हम बात करें एक रियल सेंटर ऑफ मास की तो वो चेंज नहीं होगा। लेट सपोज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ठीक है, कौन खड़ा है यहाँ पे, कीर्ति खड़ी है। ओके, कीर्ति यहाँ पे खड़ी है। इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है, इसका ये चाहे यहाँ पे जाए, ये चाहे वहाँ पे जाए, ये चाहे यहाँ पे जाए, ये चाहे यहाँ पे जाए, क्या इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, नो। इट मीन्स वी कैन से दैट रियल सेंटर ऑफ मास नेवर बी चेंज, रियल सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। ओके ओके बच्चा, देखिए जैसे कि मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। m1 हमारा यहाँ पे है, m2 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस मान लो कितनी है, r। ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम ले कंसिडर कर रही हूँ मैं ना, अभी हम टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ने के लग रहे हैं, कहीं आप सोचो चल क्या रहा है ये। देखो ये क्या है, m1 है, ये क्या है हमारा m2 है, ये क्या है हमारा r। ओके, नाउ लेट, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ, ठीक है, m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस देखूँ तो मेरा r1, डायरेक्टली मैं इसको r1 कह देती हूँ, ये बचा हुआ हमारा क्या होगा, r2। तो डिस्टेंस फ्रॉम m1 क्या होगी मेरी, m2r ओवर m1 प्लस m2। बताओ कैसे लिखा मैंने ये, देखो कैसे लिखा, मैं सिखाती हूँ आपको। देखो 0m1 प्लस r m2 ओवर m1 प्लस m2, क्या यही फॉर्मूला था हमारा, क्या मैंने यही लिखा है, वेरी गुड। ओके, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम m2 तो क्या हो जाएगी, m1r ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए। अब लेट सपोज मैंने इसको मल्टीप्लाई किया m1 से, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने m2 से, तो मैंने इसको क्या लिखा था, पहले r1 लिखा था, इसको r2 लिखा था, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, r1 m1 बराबर r2 m2। क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा क्या ये। और इसी फॉर्मूले को हम बोलते क्या हैं, क्या हैं, एक टाइप से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपका क्वेश्चन है, आप खुद करोगे वो क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, वेट, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में पढ़ना और भी।
सपोज यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे 4 kg है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, 4 kg शिफ्टेड बाय 4 मीटर towards right, then by what distance 2 kg shifted so that center of mass shift by 1 meter towards right. ओके, क्या बोला क्वेश्चन मैंने, 4 kg शिफ्टेड, ये जो क्वेश्चन है उसमें 4 kg शिफ्ट हुआ है 4 मीटर टूवर्ड्स राइट, देन व्हाट बाय डिस्टेंस 2 kg शिफ्टेड, ठीक है। अब देखिए आपको बताया, सोचो, अगर आपको आता है तो 2 मिनट वीडियो को स्टॉप करो और फिर देखो, फिर सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करो क्या मैंने सही, क्या आपका आंसर सही मैच हो रहा है मेरे आंसर से। अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ पे है ये, एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करें, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब जनरली इन क्वेश्चंस में होता क्या है, हम इनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे x है तो इसको dx में बदल देंगे, ठीक है। r को हम किस में चेंज करते जाते हैं, dr में, ठीक है। टा को डी टा में, ऐसे चेंज करते जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आएंगे दिखते हैं। हमने क्या किया, इसको थोड़ा ईजी करने के लिए करते हैं, जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, what about the dx center of mass, it is 1 meter, okay. What about the m1, it should be 4 into 4 plus 2 into x over 6, 4 plus 2, it means we can say that 6 minus 16 over 2 equals to x equals to minus 5 मीटर। तो जो हमारी 2 शिफ्ट होगी वो किधर होगी, -5 मीटर पे शिफ्ट हो जाएगी, ओके। आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हम लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, एम टिचो, ठीक है। ये ओरिजिन पे मान लिया हमने 0,0, खुद से मानना पड़ेगा। डिस्टेंस आपकी हो जाएगी ए, एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास बताओ जल्दी से। व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ के बताओ मुझे जल्दी से। तब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। a,0 एंड वो एंड ओके। नाउ ये आपको पता है कितना ए, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना होगा बताइए जल्दी से। तो अगर हम बात करें साइन 60, तो ए साइन 60 इक्वल्स टू √3/2, इट मीन्स वी कैन से डैट, रुको आराम से बताती हूँ मैं, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो साइन 60 डिग्री का होता है परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. What about the perpendicular? We don't know. It means let's suppose x. And what about the hypotenuse? It should be a. A sin 60 should be x. 60 कितना होता है, √3/2 a, √3/2 equals to x. It means ये कितनी आ गई हमारे पास, √3/2 a आ गई, ओके वेरी गुड। नाउ इन दिस केस हम देख सकते हैं कि x क्या है, कांस्टेंट है, तो हम y सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा हमको। y सेंटर ऑफ मास ये ज़ीरो, देखो ऐसा हो जाएगा 0m प्लस 0m प्लस √3/2 am ओवर m प्लस m, तो √3a/2 m ओवर 3m, m से m गया तो क्या जाएगा a/2 √3। इसका मतलब y सेंटर ऑफ मास क्या आ गया आपका,
वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ गया आपका A/2√3। ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको। इस बार हम कंसिडर करते हैं क्यूबॉइड। छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आराम से अच्छे अच्छे हो जाए। तो हम क्यूबॉइड कंसिडर करते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा ना बच्चों। अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कोई एग्जाम्पल तो हमको करना पड़ेगा उस पर काम। ओके, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर लेती हूँ 0,0। ये हमारा एक्स डिस्टेंस पे जा रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस पे जा रहा है। और व्हाट अबाउट दिस इज जेड एक्सिस। वेरी गुड। दिस इज 2m मान लो, इसको भी 2m, इसको 2m, इसको 2m। ओके, आगे वाली जो चीज़ है वो 2m ले लो, पीछे वाले को m ले लो सिर्फ। ओके, एंड व्हाट अबाउट द दिस इज a, कंप्लीटली a मान लो, ठीक है। अब जल्दी से मुझे इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ के बताओ, जल्दी से, जितना जल्दी ढूंढ सको उतनी जल्दी से। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, तब तक मैं आपको बताती हूँ आगे। जैसे अगर हम एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, देखो 0m प्लस em प्लस, पीछे वाली स्लाइड होगी ना, em प्लस 0m ओवर m प्लस m प्लस m प्लस m 2am over 4m। इट मीन्स a/2। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, a/2। वट अबाउट द वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास भी जगह 0 2m प्लस a 2m प्लस a 2m प्लस 0 2m 2m प्लस 2m प्लस 2m प्लस 2m। तो कितना हो गया, 4am हो गया ऊपर तो, और नीचे कितना हो गया 8m हो गया। इट मीन्स अगेन a/2। वाई सेंटर ऑफ मास क्या आया। ओके, अब देखो, एक स्लाइड आपके पास आगे पड़ी है, एक पीछे पड़ी है। ये कितना है 4m है, ये कितना है 8m है, बीच का डिस्टेंस कितना है a है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी। अगर हमें किसी भी चीज़ की डिस्टेंस निकालनी है इसकी, ठीक है, हमें 4m से वो देखनी है, तो इसका क्या हो जाएगा 8m इंटू a ओवर 4m प्लस 8m। क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास देखना है किसके रेस्पेक्ट में, R1। तो R1 के लिए देखना है तो 8m से होगा ना, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2a/3। कितना इजी हो गया ना। अगर आप इसमें हर चीज़ सॉल्व करने बैठते एक 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 तो कितना ही ज़्यादा टाइम लग जाता हमारे पास, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देती हूँ प्रिज्म का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक प्रिज्म का क्वेश्चन और देती हूँ। सॉरी। This is again A, this is M, this is M, this is M, this is M, this is M. Find center of mass. फाइंड कीजिए जल्दी से तोड़ के। अब भी हमने स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकाला था, कितना आया था a/2। ठीक है, चलो मान लिया a/2 आया था आपके पास। यहाँ पे 4m है, 4m है ना, और यहाँ पे m है, 4m m a। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम 4m। अभी बताया था बच्चों, अभी 4m plus m, it means a/5। this is center of mass of prism। okay, now अब मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ, छोटा सा टॉपिक अभी, ठीक है, बाकी की हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। छोटी सी चीज़ है इसमें, ठीक है,
इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अपने सिमेट्रिक सेंटर्स किस किस पे होता है, सिमेट्रिक सेंटर्स किस किस कौन कौन से उस पे सिमेट्री पे होता है, सिमेट्रिक सेंटर्स किस किस पॉइंट उस पे होता है, रिंग, वेरी गुड, डिस्क, वेरी वेरी गुड, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर मतलब कितना मस्त हो, अगर लेट सपोज अगर कोई पेड़ है वो पूरा अंदर से खोखला है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, रोड, ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो सबसे छोटी सी चीज़, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। सेंटर ऑफ मास के में m1 प्लस m2 प्लस एंड m1 प्लस m2। और अगर हम बात करें ग्रेविटी की, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो क्या आएगा ω1 x1 प्लस ω2 x2 प्लस एंड सो ऑन ओवर ω1 प्लस ω2 प्लस एंड सो ऑन। इसमें ω1 में इनडायरेक्टली अगर हम छोटे छोटे केस की बात करते हैं तो छोटे छोटे केस में क्या होगा, छोटे छोटे केस में होगा कि इनको इसमें है ना थीटा कंसिडर कर लिया जाता है। पर लेट सपोज 1000 फीट की एक रोड है हमारे पास, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, 500 पे होगा। बट अगर हम बात करें, देखो अगर हमारे पास 1000 फीट की एक रोड है, 1000 मीटर ले लो, चलो यार 1000 मीटर एक रोड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का होगा यहाँ पे होगा 500 मीटर पे। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो वो कहाँ पे होगा, लगभग नीचे होगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे होती है ना सभी पार्टिकल्स की, तो कहाँ होगी वो, नीचे की तरफ होगी एज़ कम्पेयर टू सेंटर ऑफ मास। बट अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस में क्या हो जाता है, जो जी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप जानते हो ना जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर 10 मीटर पर सेकंड हम कंसिडर भी कर लेते हैं क्वेश्चंस को ईजी करने के लिए, ठीक है। तो अब जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब जी तो जितनी भी जगह आएगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जी जहाँ पे भी आएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस में कोई भी डिफरेंस देखने को हमको नहीं मिलता है, तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे सेंटर ऑफ मास के एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है। और इसी वीडियो को अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।